वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 192 है। 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं हम। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है औपनिवेशिक शहर, कॉलोनल सिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है मद्रास, उस समय का मद्रास, वर्तमान का चेन्नई। मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? हिंदू धार्मिक केंद्र थे ये, शिल्पकला केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे, या बंदरगाह नगर थे? मद्रास के माइलापुर और ट्रिप्लिकेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धार्मिक केंद्र थे ये। देखिए, मद्रास के माइलापुर तथा ट्रिप्लिकेन स्थानों का संबंध हिंदू धार्मिक केंद्र से था। बाद में आरकोट के नवाब ट्रिप्लिकेन में जा बसे और बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। ठीक है, जो बाद में मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। जो का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रिप्लिकेन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पहली स्पिनिंग व्हील और वेविंग मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? स्पिनिंग व्हील होता है चरखा, जो सूत काटने वाला चरखा होता है, कॉटन काटने वाला। और वेविंग का मतलब है बुनाई से। तो ये हुई बम्बई में। कहाँ हुई? बम्बई में। और कब हुई? 1857। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। देखिए, पहली स्पिनिंग व्हील किधर गया, और बुनाई यानी वेविंग मिल की स्थापना बम्बई में हुई, 1857 में हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1860 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सॉरी, 1857 सी है। ठीक है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय बनाए गए, यूनिवर्सिटी बनाई गई। उच्च न्यायालय अगर होता तो बी सही होता, लेकिन विश्वविद्यालय की बात ये कर रहा है। तो 1857, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी ले गए वो 1911 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, 1911 में अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? नव गॉथिक शैली, नियो क्लासिकल शैली, मालवा शैली, गुजराती शैली। गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर हो रही है, बम्बई में ये, और इंडिया गेट दिल्ली में। तो ये है गुजराती शैली का उदाहरण, गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई का। देखिए, राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसे परंपरागत गुजराती शैली में बनाया गया। जमशेदजी टाटा ने इस शैली में ताजमहल होटल का निर्माण करवाया, मुंबई में है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में भारतीय और यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर इंडो यूनानी शैली भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडो सारासैनिक शैली। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इंडो सारासैनिक शैली स्थापत्य शैली में भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारसैन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह जो शैली है काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं, कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ऊंची उठी हुई छतें और नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा।
इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ और बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इस शैली में हुआ। नव गॉथिक शैली से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट और तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गॉथिक शैली में ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा इसकी प्रमुख विशेषता थी। और इस शैली का उद्गम गिरजाघरों से हुआ और बम्बई के बुनियादी ढांचे का निर्माण इस शैली में किया गया। सचिवालय हो गए, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी इमारतों का निर्माण इस शैली में किया गया। इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। टर्मिनस या नल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नव शास्त्रीय या नियो क्लासिकल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है, इसमें सजावट के लिए फूल पत्तियों के चित्रों के निर्माण पर अधिक बल दिया गया। दूसरा है, यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी। और तीसरा है, अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया। बताइए। अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नव शास्त्रीय या नियो क्लासिकल की पहली विशेषता है भवन निर्माण है, तो इसमें सजावट के लिए गुंबदों का प्रयोग हुआ है, खंभों का प्रयोग हुआ है। फूल पत्तियों के चित्रों का निर्माण पर अधिक बल नहीं दिया गया, गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, दूसरा वाला सही है। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग भव्यता प्रदर्शित करने के लिए किया, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी डी सही है इसका आंसर। जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दो। देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई भवन निर्माण शैली नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल की मुख्य विशेषता बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण थी, न कि सजावट के लिए फूल पत्तियों का निर्माण, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से प्रेरित थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय बनाया गया, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और तीसरा वाला भी सही है। देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर पर अनुकूल माना जाता है और अंग्रेज समझते थे कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, तो थर्ड करेक्ट है। और इस स्थापत्य शैली की भूमध्य सागरीय उत्पत्ति के कारण इसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली में बनाया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? भारत का सरताज कहा है बम्बई को, ए है इसका आंसर। तो 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध मजबूत हुए। बम्बई सरकार तथा भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह 7 टापुओं को मिलाकर बना था। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। यहाँ से कहाँ से? बम्बई शहर से। सही है, दूसरा तीसरा पहला तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। तो ब्रिटिश कालीन बम्बई शहर 7 टापुओं को मिलाकर बना था। यह औपनिवेशिक भारत की आर्थिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था और इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, पुलिस सुधार, जनस्वास्थ्य, नगर नियोजन। ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन। देखिए, लॉटरी कमेटी का गठन नगर नियोजन के लिए किया गया था और इसका नाम लॉटरी कमेटी इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। अर्थात शहर के विकास की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की बल्कि नागरिकों की भी थी।
तो नगर नियोजन से रिलेट करती है लॉटरी कमेटी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं एग्जाम्स में, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन है उसका नाम। पुलिस सेवा लाने वाला, सिविल सेवा लाने वाला, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, ये सब चलाने वाला लॉर्ड डलहौजी, लेकिन यहाँ उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक विचार बन गया। तो वेलेस्ली का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। तमिल में पेट शब्द निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में लाया जाता था? पेट शब्द का क्या मतलब है? गांव, व्यापारिक नगर, बस्ती या शहर? पेट, पेट का मतलब है बस्ती। तमिल में पेट शब्द का प्रयोग बस्ती के लिए किया जाता था, परंतु पुरम शब्द गांव के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो गांव के लिए पुरम है, पेट बस्ती। काली घाट चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? काली घाट चित्रकला, काली घाट चित्रकला संबंधित थी कलकत्ता से। डी है इसका आंसर। काली घाट चित्रकला का संबंध कलकत्ता से था। काली घाट चित्रकला का उद्गम लगभग 19वीं सदी में कलकत्ता के काली घाट मंदिर में हुआ माना जाता है और इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण विशेषता देखने को मिलते हैं। मद्रास में पेरियार और वन्नियार, मद्रास में पेरियार और वन्नियार के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या है ये? ऐसा वर्ग जिसे स्थानीय भाषा तथा अंग्रेजी दोनों की समझ थी, संपन्न शहरी वर्ग जिसका व्यापार पर एकाधिकार था, गरीब कामगार वर्ग था ये, या राजा के सामंतों का समूह जो बाद में अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए? मद्रास के पेरियार और वन्नियार। पेरियार लेक भी है जो वर्तमान में केरल में है, वो उस समय मद्रास में था पूरा क्षेत्र। तो ये गरीब कामगार वर्ग है, बी है इसका आंसर। देखिए, मद्रास में पेरियार और वन्नियार का संबंध है गरीब कामगार वर्ग से। मद्रास में वेल्लालार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? वेल्लालार किसान वर्ग नहीं है। वेल्लालार एक कर एकत्र करने वाला विशिष्ट समुदाय नहीं है। वेल्लालार है स्थानीय ग्रामीण जाति। सी है इसका आंसर। देखिए, मद्रास में कंपनी के तहत नौकरी पाने वाले सभी वेल्लालार ही थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी और इसी प्रकार तेलुगु कोमाटी समुदाय मद्रास में एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था। 18 प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र था सूरत। देखिए, भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम में व्यापारिक चौकी स्थापित की। अंग्रेजों ने चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों से खरीदा था। डच प्रतिद्वंदियों के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। देखिए, अंग्रेजों ने मद्रास की किलेबंदी फ्रांसीसियों के डर से की थी, न कि डच के। तो गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अंग्रेजों ने 1639 में पूर्वी तट पर स्थित चेन्नापट्टनम, यानी मद्रास का ही नाम है ये, इसमें एक व्यापारिक चौकी स्थापित की। पहला सही है। दूसरा भी सही है। अंग्रेजों ने मद्रास या चेन्नापट्टनम में बसने का अधिकार स्थानीय सामंतों कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। फ्रांसीसी कंपनी की प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिद्वंदियों को ज़्यादा राजनीतिक व प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ी।
1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास सुरक्षित हो गया। मद्रास यानी ये चेन्नापट्टनम, और वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। तो तीसरा वाला जो है गलत है। ठीक है, फ्रांसीसियों से बचने के लिए, ना कि डचों से। विनोदिनी विनोदिनी दासी किस क्षेत्र से संबंधित थी? विनोदिनी दासी विनोदिनी दासी थी विनोदिनी दासी रंगमंच से। विनोदिनी दासी समय 1863 से 1941। इनका संबंध बंगाली रंगमंच से था। बंगाली रंगमंच से उन्होंने स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई, और यह थिएटर कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना जाता है। इन्होंने अमार कथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, विनोदिनी दासी ने। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश काल में प्रचलित पल्लडियन शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पल्लडियन शैली है भवन निर्माण। देखिए, 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने निजी मकान बनाने प्रारंभ कर दिए। इनमें से ज़्यादातर जो मकान थे वो पल्लडियन शैली के थे, जिनमें गर्मी से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। ठीक है, ये चीज़ बाद में भी देखने को मिली, जो गांव में घर बने। पहले तो कच्चे मकान थे, लेकिन जो पक्के मकान बने वो इसी तरह से बनाए जाते थे, बड़े बड़े बरामदों वाले। क्वेश्चन नंबर 22 बनाई पर आ जाइए। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? राइटर्स बिल्डिंग है कलकत्ता में, बी है इसका आंसर। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता स्थित अंग्रेजों का दफ्तर था। यहाँ राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। और वर्तमान में यह पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के सचिवालय की इमारत है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। क्या है ये? यह है किला और यह है स्थान। फोर्ट सेंट जॉर्ज के सामने कलकत्ता लिखा है, फोर्ट विलियम के सामने मुंबई लिखा है। कौन सा इसमें सही सम्मिलित है? करेक्टली मैच है। फोर्ट विलियम तो कई बार प्रैक्टिस सेट में देखा होगा आपने। फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, तो पहला तो गलत है, मतलब दूसरा तो सही सम्मिलित नहीं है यहाँ पर। और जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो है मद्रास में, तो पहला भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होएगा? डी। दोनों के दोनों मिसमैच है। तो सही सुमेल जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज ये है मद्रास में, और फोर्ट विलियम है कलकत्ता में। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, तथा बम्बई स्थित जो फोर्ट है वो ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। ठीक है, यूरोपीय व्यापारियों से जो लेन देन करते थे भारतीय, चाहे वो व्यापारी हों, कारीगर हों, कामगार हों, इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? भारत सर्वेक्षण का गठन किया गया 1878 में। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया। इसका कार्य है सर्वेक्षण द्वारा नक्शे तैयार करना। भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रेलवे की शुरुआत 1858 में हुई। इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। कौन सा सही है? देखिए, डलहौजी का समय याद करिए, डलहौजी को याद करिए। 1858 नहीं है, 53 है। और भारत में रेलवे की शुरुआत ने परंपरागत उद्योगों को नाश कर दिया, बढ़ावा नहीं मिला। क्योंकि जो मशीनीकृत उद्योग था, मशीनीकृत चीज़ें थी अंग्रेजों की, वो इस रेलवे की वजह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैलने लगी, जिससे जो हथकरघा है वो खराब हो गया। ठीक है, तीसरा वाला सही है यहाँ पर। तो इसमें केवल तीसरा ही सही होगा। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853, डलहौजी का नाम याद कर लीजिए। ऊपर 58 लिखा है वो गलत है।
और रेलवे के विकास से भारतीय परंपरागत उद्योगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। रेलवे के विकास से उद्योगों को कच्चा माल आसानी से मिलने लगा तथा इन मशीनीकृत सामानों की बराबरी भारतीय उद्योग नहीं कर सके और उनका पतन होने लगा। ठीक है, क्योंकि मशीन तैयार कर देगी 100 प्रोडक्ट और फिर 20-25 लोग मिलाकर 100 बनाएंगे। देखिए, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों तथा नदियों के समीप थे। अब रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण के तौर पर गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। थर्ड वाला सही है, दूसरा पहला गलत है। कॉलोनल सिटीज मतलब औपनिवेशिक शहर में इस टॉपिक से 27 प्रश्न निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में, 1872। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई और इसके बाद 1881 से दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। ठीक है, टाइम टू टाइम होती रही जनगणना, जातीय जनगणना भी हुई, लेकिन एनडीए की सरकार ने नहीं की जनगणना जब से बनी है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कारखाने, सूची 2 में उनके संस्थापक। पणजी के सामने पुर्तगाली लिखा, मछलीपत्तनम के सामने फ्रांसीसी, पौंडीचेरी के सामने डच और यहाँ कूट मिला दीजिए इनको। बढ़िया प्रश्न है। तो पणजी यानी गोवा, पुर्तगालियों ने पहला का पहला, तो जहाँ जहाँ पहला में पहला नहीं हटा दीजिए, या तो इसका उत्तर बी होगा, डी होगा। मछलीपत्तनम हो गए डच, मद्रास में अंग्रेज हो गए और पौंडीचेरी में हो गए फ्रांसीसी। तो बी का हो गया 4, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 2। तो कुछ इस तरह से होगा सही सुमेलन। पणजी कारखाना पुर्तगाली संस्थापक थे, समय क्या है 1510। मछलीपत्तनम डच संस्थापक थे, समय क्या 1605। मद्रास अंग्रेज थे 1639 में और पौंडीचेरी में कारखाना फ्रांसीसियों ने 1673 में। तो 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से। इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, न केवल स्टेट पीसीएस में बल्कि यूपीएससी सिविल सेवा तक। धन्यवाद।